हेलो लर्नर्स, दिस इज़ प्रिया बर्नवाल एंड वेलकम बैक टू वी लर्निंग। सो आज हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जून 2020 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं, दोनों शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं वो लेकर आई हूँ आपके लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम। किसी भी तरह के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको लगाना, और लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उससे हमें ट्रेंड्स पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशन होती है। और इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट करी है और आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सारा कुछ डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। तो क्वेश्चंस करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले तो आपको वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन रीड आउट करना है। खुद से रीड करो, ट्राई करो आंसर करने की, और फिर मेरी एक्सप्लेनेशन सुनना। ओके तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टैकल द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन देयर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी। मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। अब नॉन ऑफ परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? वैसे एसेट्स बैंक्स के जो अब काम नहीं कर रहे हैं, मतलब पैसे डूब चुके हैं, अब पैसे नहीं मिल रहे हैं। ओके, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं? तो ये कुछ इनिशिएटिव्स के यहाँ पे नाम दे रखे हैं। ओके, तो वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़ा में, मतलब पहले कौन सा आया फिर उसके बाद कौन सा स्कीम आया है। तो इन स्कीम्स को ईयर वाइज आपको अरेंज करना है, उसके लिए ईयर्स याद होने ज़रूरी हैं। ओके, तो वीडियो को पॉज करके आंसर करने की कोशिश करो। यहाँ आपके सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, तो पॉज करके आंसर करने की कोशिश करो। सो हम लोग चलते हैं आंसर पे। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, आंसर क्या है आपका? 1 है। मतलब सबसे पहले कौन सा आया? तो सबसे पहला आपका आया है स्कीम डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। ओके, उसके बाद आया है आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, एंड देन कॉरपोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, देन आया है आपका कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट स्कीम, एंड लास्ट में आया है आपका सरफाइसी एक्ट। सरफाइसी एक्ट आया है आपका 2002 में, राइट। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसके ऑर्डर्स। ये देखो ये रहे, ये लीगल मेजर्स लिए गए हैं। एनपीए के जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे ना, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे हमारे इंडिया में, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो उसके लिए ये कुछ स्कीम्स निकाली गई जिससे बचा जा सके ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से। तो सबसे पहले आया आपका डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। ओके, जो इस्टेब्लिश हुआ है आपका 1993 में, ईयर रहा है 1993। उसके बाद आया आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो 2000 में, एंड देन लोक अदालत बनाए गए, छोटे छोटे अदालत बनाए गए इसकी सुनवाई के लिए 2001 में, एंड देन कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट स्कीम आई 2001 में ही, एंड देन सिक्योरिटाइजेशन एक्ट जिसको हम बोलते हैं सरफाइसी एक्ट, वो आया है आपका 2002 में। तो ये आपका ऑर्डर है। ओके, इस तरह से आपका एनपीए के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका, अभी एक सेकेंड, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आपका व्हाट इज अ रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? सो इट इज़ द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू स्टेट गवर्नमेंट, या फिर इज द रेट एट विच इंटरनेशनल एड एजेंसीज लेंड्स टू आरबीआई, और इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक इन केस ऑफ शॉर्ट मेच्योरिटी, या फिर इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोज फंड्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स इन द कंट्री। सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? तो आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से आंसर करने की कोशिश करनी है। नाउ सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3। थर्ड है आपका आंसर। तो थर्ड कैसे है? तो रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करती है। ओके, तो हम डेप्थ में देखते हैं रेपो रेट के बारे में, कैसे ये काम कर रहा होता है मार्केट में। सो इट इज़ द रेट एट विच आरबीआई इज विलिंग टू लेंड कमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड
विलिंग टू लेंड टू कमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड रेपो रेट। जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसे देती है, सी होता क्या है, कमर्शियल बैंक्स को भी पैसे की नीड होती है। जब उनके पास शॉर्टेज हो जाता है ना पैसे का, तो वो आरबीआई से लेंड कर रही होती है, आरबीआई से ले रही होती है पैसे, तो तब आरबीआई एक रेट चार्ज करती है उनको, जिसे बोला जाता है रेपो रेट। ओके, नाउ इफ द आरबीआई इंक्रीजेज द रेपो रेट, अब अगर आरबीआई इंक्रीज कर दे रेपो रेट, सोचो आरबीआई अगर इंक्रीज कर दे रेपो रेट, मतलब वो कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा रेट पे पैसे दे रही है, तो क्या होगा, तो बोरोविंग एक्सपेंसिव हो जाएगी, क्योंकि जब कमर्शियल बैंक के पास ही ज़्यादा रेट पे पैसे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो अपने कस्टमर्स को ज़्यादा रेट चार्ज करेगी, राइट। तो इस तरह से आरबीआई क्या करती है, इन्फ्लेशनरी, एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर ले रही होती है, जिसके वजह से मार्केट में जो इन्फ्लेशन है वो कम की जा सके। ओके, और इसका ही अपोजिट होता है, जब वो आरबीआई रेपो रेट को कम कर रही होती है तो अपोजिट इसका इफेक्ट हो रहा होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, आज मेरी आवाज़ आपको बदली बदली सी लग रही होगी, और यही रीज़न है कि वीडियो अपलोड होने में लेट हुआ है, क्योंकि थोड़ा सर्दी ज़ुकाम था और मेरी वॉइस दब गई है बिल्कुल, मतलब क्लियर नहीं आ रही है। तो कोई नहीं, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गॉट मर्ज्ड विद देयर सब्सिडरी। ओके, तो इसमें से कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो मर्ज हो गए उसकी सब्सिडरी पे, मतलब उसकी और भी सब्सिडरीज निकल के आई हैं। तो यूटीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई या फिर ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, इसमें से कौन सा होगा। ओके, तो ये हैं आपके ऑप्शंस, ए बी ओनली, बी सी ओनली, सी डी ओनली या फिर सी ई ओनली। तो पॉज करके आंसर करने की कोशिश करो खुद से। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्ड। ओके, थर्ड बोले तो सी एंड डी ओनली। तो आईसीआईसीआई बैंक में भी चेंजेस हुए हैं, इसकी भी सब्सिडरी निकली है, पहले लिमिटेड था फिर बैंक हुआ, और इडबी के साथ भी वही चीज़ हुआ। मतलब इडबी के साथ तो मतलब इन्होंने इतना चेंजेस करे हैं, इतने ज़्यादा कि बस क्या ही कहना। देखते हैं हम किस तरह से चेंजेस हुए हैं। तो आईसीआईसीआई लिमिटेड कब इस्टेब्लिश हुआ आपका, 1955 नहीं है ये, आई थिंक कुछ मिस टाइपिंग है, 1995 है। ओके, 1995 है जब आपका आईसीआईसीआई लिमिटेड इस्टेब्लिश हुआ। ओके, एंड देन इन मार्च 2002 में आईसीआईसीआई मर्ज हो गया आईसीआईसीआई बैंक के साथ, और ये बन गया फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक इन इंडिया। एंड ड्यू टू दिस मर्जर, और ये जो मर्ज हुआ ना, इसके वजह से आईसीआईसीआई जो पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता था, वो अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम नहीं करता, नाउ इट्स अ बैंक, राइट। तो ये चेंज हुए हैं। अब इडबी का देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये कब आया, तो ये आया है 1965, 1 जुलाई 1965 में, क्योंकि इडबी का एक्ट है 1964, तो एक साल बाद ये आ गया था। तो 1965 में इस्टेब्लिश हुआ है, और ये मतलब इसकी हिस्ट्री ऐसी रही है, बेचारा 40 पूरे 40 ईयर्स ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह इसने काम किया। एंड फाइनली फिर बोला गया कि इडबी बैंक लिमिटेड को इडबी लिमिटेड के साथ मर्ज कर दिया जाए। ओके, एंड देन फिर ये इडबी लिमिटेड हो गया, एंड फिर फाइनली 2019 जनवरी 2019 में इसे इडबी बैंक का दर्जा मिल गया। ओके, तो बहुत संघर्ष किया है इडबी ने, तो बहुत सारे चेंजेस कर करके फिर अभी ये फाइनली इडबी बैंक बना है। तो सब्सिडरी बहुत सारी रही इसकी भी। ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सॉरी, नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू एनबीएफसी इन इंडिया। एनबीएफसी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। ओके, तो उनके बारे में इसमें से कौन सा करेक्ट है वो बताना है आपको, कि कौन सा करेक्ट है। तो ऑल एनबीएफसीज शुड बी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, एनबीएफसीज कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, एनबीएफसीज डू नॉट harm part of the payment and settlement system and cannot issue checks drawn on itself, या फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ एनबीएफसीज।
इसमें से कौन सा होगा, आपको सेलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आंसर करने की कोशिश करो। नाउ सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। ओके, ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट, सारे ही सही हैं। देखो, जो एनबीएफसी है ना, वो कंपनीज एक्ट के अंदर ज़रूर इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन अभी भी रेगुलेटेड किसके अंदर है, आरबीआई के अंदर है। ओके, एंड एनबीएफसीज कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, एनबीएफसीज डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके, एनबीएफसीज डू नॉट हार्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक्स, ये चेक्स भी इशू नहीं कर सकता, और ना ही ये डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है अपने कस्टमर्स को। ओके, यहाँ अवेलेबल नहीं होता एनबीएफसीज के कस्टमर्स को ये चीज़, तो इसलिए ऑल आर करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो बताना है आपको। तो ये है टू एनेबल कस्टमर्स टू यूज़ मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स एज अ चैनल फॉर एक्सेसिंग देयर बैंक अकाउंट्स एंड रिमीट फंड्स 24/7, या फिर मेकिंग पेमेंट्स सिंपलर जस्ट विद द नंबर ऑफ बेनिफिशियरी, और टू बिल्ड द फाउंडेशन फॉर अ फुल रेंज ऑफ बैंक मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज, या फिर टू क्रिएट कॉम्पिटिशन विद एनईएफटी एंड आरटीजीएस। ओके, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, या फिर आरटीजीएस रियल ट्रांसफ़र ग्रॉस सेटलमेंट्स। ओके, तो इसमें से कौन सा होगा आपका आंसर, वो आपको बताना है। तो यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए बी सी ओनली, बी सी डी ओनली, ए बी डी ओनली, या फिर बी डी ओनली। क्या होगा आपका आंसर? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, आंसर है आपका 1। ओके, ए बी सी ओनली, सी। ये आप आईएमपीएस बोलो, एनईएफटी बोलो या आरटीजीएस बोलो, ये तीनों ही गवर्नमेंट की स्कीम है, तो भाई कंपटीशन की बात तो आती ही नहीं है। अगर मैं आईएमपीएस की बात करूं तो वो इन तीनों ही कैटेगरीज के लिए सही है, लेकिन कंपटीशन नहीं करता वो एनईएफटी एंड आरटीजीएस के साथ। और मैं कुछ फीचर्स बता देती हूँ आपको आईएमपीएस के। तो क्या है वो फीचर्स, तो ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है इंट्रा बैंक एंड इंटर बैंक ट्रांसफ़र्स के लिए, मतलब सेम ब्रांच में करना हो या फिर दूसरे ब्रांचेस में भी करने हो, मतलब दूसरे बैंक के ब्रांचेस में, तब भी आपका आईएमपीएस काम करता है। मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये, एंड जो सबसे अच्छा फीचर है ना आईएमपीएस का, वो ये है कि इसमें इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, इंस्टेंटली, लेट नहीं होता, इंस्टेंटली ट्रांजैक्शंस होता है, और कोई मिनिमम ट्रांसफ़र लिमिट नहीं है इसमें। मिनिमम ट्रांसफ़र लिमिट का मतलब है कोई नहीं है, मतलब ज़ीरो आएगा फिर माइंड में, तो भाई ज़ीरो तो ट्रांसफ़र वैसे ही नहीं होता हमारा। तो अगर एग्ज़ाम में ये भी पूछ देना कि मिनिमम, बोल दे कि मिनिमम ट्रांसफ़र लिमिट 1 रुपी होता है, तो वो भी सही है, क्योंकि कम से कम 1 रुपये तो करोगे ना, ज़ीरो का तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता ना, 50 पैसे या 25 पैसे का होता है। तो मिनिमम ट्रांसफ़र लिमिट कुछ नहीं है इसमें। हाँ, मैक्सिमम लिमिट्स बैठाए गए हैं, आरबीआई ने बोला है मैक्सिमम 2 लाख होंगे, लेकिन कुछ बैंक्स ने अपने अकॉर्डिंग भी ये सेट किया है। ओके, सेट किया है अपने अकॉर्डिंग, लेकिन मैक्स टू मैक्स 2 लाख होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक दिन पे आप कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हो आईएमपीएस में, तो 10 लाख का। ओके, एक बंदा एक अकाउंट से 10 लाख का कर सकता है। नाउ इट इज़ ऑफर्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ बैंक्स एंड कस्टमर्स, इसमें 24/7 ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ओके, नाउ अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिवर्स रेपो रेट इज़ अ टूल यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइमरीली टू, रिवर्स रेपो रेट जो है आपका, जो आरबीआई के द्वारा दिया जाता है, लगाया जाता है, वो क्या करता है, उसका इंटेंशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो टू इंजेक्ट लिक्विडिटी, एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, प्रोटेक्ट बैंक क्रेडिट, या फिर बिल्ड रिजर्व, क्या है इसकी ऑब्जेक्टिव। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जो मार्केट में है, किसकी लिक्विडिटी, कैश की लिक्विडिटी जो मार्केट में है, उसको एब्जॉर्ब करना इसका काम होता है। ओके, चाहे वो रेपो रेट हो या रिवर्स रेपो रेट हो, दोनों में आरबीआई का इंटेंशन यही हो रहा होता है कि लिक्विडिटी को कंट्रोल करना है। अब हम रिवर्स रेपो रेट के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्या है द रिवर्स रेपो रेट, क्या है, ये वो रेट है जिस पे आरबीआई
आरबीआई लेंड कर रही होती है मनी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, चलो कंटिन्यू करते हैं। नाउ रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है? वो रेट है आरबीआई के द्वारा, वो रेट चार्ज किए जाते हैं जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसे ले रही है। रेपो रेट का जस्ट अपोजिट है। रेपो रेट में हमने देखा ना कि जब कमर्शियल बैंक पैसे ले रही है आरबीआई से, लेकिन अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसे ले रही है, बोरो कर रही है, तो वो कौन से रेट चार्ज करती है? वो कहलाता है आपका रिवर्स रेपो रेट। ओके, अब आरबीआई ऐसे क्यों करेगी भाई? इतनी बड़ी आरबीआई कमर्शियल बैंक से क्यों पैसे बोरो करेगी? तो इसके पीछे उनका इंटेंशन यही होता है कि कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे कम बचे। ओके, तो कमर्शियल बैंक के पास क्या पैसे कम बचेंगे तो होगा क्या? आप देखो, अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर दे, ओके, मतलब वो ज़्यादा रेट पे पैसे अगर ले रही है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे अगर पैसे ले रही है, बोरो कर रही है कमर्शियल बैंक से, तो कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे? वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना आरबीआई के पास जाकर डिपॉजिट कराएंगे, वहीं रखेंगे। अब इससे क्या होगा? क्योंकि आरबीआई तो हायर सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है, तो कमर्शियल बैंक्स वहीं जब ज़्यादा पैसे लगाएंगे तो कमर्शियल बैंक के पास कम पैसे बचेंगे, और जब कम पैसे बचेंगे तो मार्केट में कम फ्लो होगा मनी का, और जब मार्केट में कम फ्लो होगा तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ओके, तो ये इंटेंशन होता है आरबीआई का। तो भाई आरबीआई बहुत चालाक है। ओके, नाउ और ऐसे ही वाइस वर्सा होता है आपका जब वो रेट को कम रखती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पिलर्स बेसिल 3 कैपिटल रेगुलेशंस आर बेस्ड। बेसिल 3 जो कैपिटल रेगुलेशंस है वो किन पे बेस्ड हैं? तो देखो, तीन बेसिल मतलब बेसिल 1, बेसिल 1, 2, बेसिल 3, तीन रहे थे। ओके, जो नरसिम्हा कमेटी में दिए गए थे। तो बेसिल 3 की यहाँ बात हो रही है कि उसमें कौन सा कंसीडर होता है। ओके, तो मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड्स, सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी, क्रेडिट मैनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट डिसिप्लिन या मैनेजमेंट कंट्रोल, व्हाट विल बी द आंसर? तो यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो बेसल 3 के पिलर्स में काउंटेबल है, मतलब आता है। तो ये सारे आपके ऑप्शंस हैं, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं आंसर पे। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का 2। ओके, तो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो ए, बी एंड डी ओनली, मतलब मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड, सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी एंड मार्केट डिसिप्लिन, ये तीनों ही आते हैं आपके बेसल 3 में। सी, जो बेसल 2 में था ना वही बेसल 3 में हुआ, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं आया। हाँ, बस ये हुआ कि देखो बेसिल 3 आपका आया क्यों, मतलब बहुत जल्दी आ गया था बेसिल 3, तो उसका रीज़न ये था 2008 में हुई फाइनेंशियल क्राइसिस। तो हमारा इंडिया तो फाइनेंशियल क्राइसिस से बच गया था क्योंकि हमने थोड़ी चतुराई दिखाई, लेकिन और सारी कंट्रीज़ के ऊपर 2008 में आए फाइनेंशियल क्राइसिस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। ओके, तो इसलिए हमने क्या डिसाइड किया, मतलब वहाँ डिसाइड क्या किया गया बेसिल नॉर्म्स में कि भाई पिलर 1, 2, 3 जो हैं उसी को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। बेसल 3 जब आए तो उसी को और इन्हांस किया जाए। तो बस बेसल 3 में बेसल 2 वाले को ही सारे पिलर्स को, तीनों पिलर्स को इन्हांस कर दिए गए। ओके, सो आंसर होगा आपका 2। 2 था ना? हाँ, 2 होगा आपका आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जब हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू टेक इनटू कंसिडरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क। तो बैंक कौन सी रिस्क को कंसीडर करता है? तो ऑप्शन है आपके पास क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क। ओके, तो आपको आंसर करना है इसमें से कौन सा है जिन रिस्क को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर किया जाता है। तो आंसर निकालने के लिए पहले तो आपके पास फॉर्मूला होनी चाहिए, राइट? आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए कि भाई कैसे निकल सकता है, तभी तो आपको पता होगा कि कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर होती हैं। तो मैं फॉर्मूला आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताती हूँ। देखो क्या है, आंसर होगा आपका ए, बी एंड सी ओनली, मतलब ये तीनों ही आंसर हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालने का फॉर्मूला है आपका टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100। अब टोटल कैपिटल में आता है आपका टायर 1 एंड टायर 2 कैपिटल, दोनों ही चीज़ें आएंगी। और रिस्क वेटेड एसेट्स का मतलब क्या है? मतलब वो सारे फंड बेस्ड एसेट्स जिसमें
कैश लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, अदर एसेट्स भी आते हैं। और ये एसेट्स किन चीज़ों को कंसीडर करते हैं, कौन से रिस्क को कंसीडर करके ये एसेट्स इसमें इंक्लूड होते हैं? तो क्रेडिट रिस्क, कि भाई क्रेडिट का कितना रिस्क है, मार्केट में कितना रिस्क चल रहा है, और ऑपरेशन रिस्क। ऑपरेशन रिस्क का मतलब होता है डे टू डे एक्टिविटीज़ जो बैंक्स करती हैं, तो उस पर कितना रिस्क आ रहा है। तो इन तीनों चीज़ों को कंसीडर करके आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकाला जाता है। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। अब असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो मैं बार बार बोलती हूँ आप असर्शन पढ़ने के बाद बिकॉज लगा करके रीजनिंग पढ़ो, तो आपको ईजिली हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या है आपका असर्शन में? क्रेडिट फ्लोज टू एग्रीकल्चर एंड SME सेक्टर हैव इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स। क्रेडिट फ्लोज जो है वो एग्रीकल्चर बोलो या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बोलो, इन सब में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं रिसेंट ईयर्स में, ये असर्शन बोलता है। क्योंकि बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ग्रेजुअली रिलैक्स्ड वेरियस कंट्रोल्स इन क्रेडिट मार्केट, क्योंकि क्रेडिट मार्केट में RBI ने बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दे रखी है। तो क्या होगा आंसर? A and R both are correct and R is the correct explanation of A, या फिर दोनों ही करेक्ट है बट R करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है A का, या A is correct but R is not correct, या फिर both are incorrect. What will be the answer? So answer for this question is 1. ओके, बोथ आर करेक्ट एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, तो बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने, RBI ने बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है, रिलैक्सेशन दे रखी है कि भाई आप क्रेडिट फ्लोज अच्छे से करो, अगर पैसे की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लो, लेकिन अच्छे से हमारा सेक्टर बढ़ाओ। ओके, ये दोनों सेक्टर अच्छा होना चाहिए क्योंकि हम इसमें माहिर हैं। ओके, तो इसके लिए बोला गया। ये तो अभी इसके लिए SME के लिए आपको पता है आत्मनिर्भर भारत वाली स्कीम भी निकाली है हमारी गवर्नमेंट ने, तो इन सब को काफ़ी बढ़ावा दिया गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखो, नेक्स्ट है आपका, अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, किसी में भी किसी भी कंसेप्ट में डाउट हो, और अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर देना, कमेंट में बताना अच्छी लगी या नहीं, और ये भी बताना कि नेक्स्ट कौन सी टॉपिक पे मैं लेकर आऊँ, कौन से यूनिट पे लेकर आऊँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो बातें बाद में अब कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच वाला। ओके, मैचिंग करनी है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 में, रिलेशनशिप बैंकिंग, मर्केंट बैंकिंग, इंडिजिनस बैंकिंग एंड डेवलपमेंट बैंकिंग में। अब यहाँ लिस्ट आपका दे रखा है, डीलिंग इन ह्यूंडीज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, वाइडनिंग द एंटरप्रेन्योरियल बेस एंड असिस्ट इन अ रैपिड रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, या फिर इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कैपिटल इशू मैनेजमेंट। और नेक्स्ट है आपका पॉइंट, क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड इन्हांसिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। और ये सारे आपके ऑप्शंस हैं, तो कौन से किसके साथ मैच जा रहे हैं, कॉपी पेन उठाओ और मैच करके देखो, और नहीं तो ये बिना कॉपी पेन के भी हो जाएगा, इसको मैच करके देखो आंसर क्या होगा। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, आंसर क्या है आपका? 3। ओके, तो रिलेशनशिप बैंकिंग कौन सी होती है? रिलेशनशिप बैंकिंग का मैच है आपका क्रिएट करना, मेंटेन करना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ। ओके, अब मर्केंट बैंकिंग क्या है? तो मर्केंट बैंकिंग में आता है आपका इंगेज इन द बिजनेस एंड कैपिटल इशू मैनेजमेंट में जो इंगेज है, और सी में आता है आपका इंडिजिनस बैंकिंग। इंडिजिनस बैंकिंग जो ह्यूंडीज डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है ना, वो इंडिजिनस बैंकिंग कहलाती है, और डेवलपमेंट बैंकिंग जो डेवलपमेंट सेक्टर को देख रही होती है। अब हम थोड़ा और देखते हैं इसको डिटेल में, क्योंकि भाई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने बोला है तो ज़रूर करूँगी। ओके, तो रिलेशनशिप बैंकिंग क्या है? ये जब गवर्नमेंट जो बैंक्स होती हैं ऑफ़र कर रही होती हैं बहुत डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स, जिससे कि कस्टमर की लॉयल्टी बनी रहे। आप बैंक जाओगे ना तो आपको पता चलेगा, वो लोग बताते हैं भाई देखो हमारे पास ये स्कीम है, वो स्कीम है, ऐसा वैसा बता रहे होते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस लो, इन्वेस्टमेंट करो, ओके, COD लो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जाती है बैंक के द्वारा, ये कहलाती है रिलेशनशिप बैंकिंग। ओके,
ना मर्केंट बैंक कौन से होते हैं, तो इट रेफर्स टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट कंडक्ट्स अंडरराइटिंग लोन, मतलब जो अंडरराइटिंग करते हैं, लोन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजिंग करते हैं। ओके, ये सारे आते हैं आपके मर्केंट बैंक में। अब इनका काम क्या है, इनका काम है बाय एंड सेल करना शेयर्स को स्टॉक मार्केट में, ओके, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स के बिहाफ में ये कर रहे होते हैं। और जो मर्केंट बैंकर्स होते हैं ना, ये काफ़ी मतलब एनालाइज करके कर रहे होते हैं, मार्केट को एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं क्लाइंट्स के बिहाफ में। नाउ इंडिजिनस बैंकर्स कौन से होते हैं, जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं फाइनेंस एंड रेमिटेंस फैसिलिटीज़ टू ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़। ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को ये लोन दे करके, अंडर राइटिंग करके, बाय एंड सेल करके ह्यूंडीज़, ओके, ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं फैसिलिटीज़, ये कहलाते हैं कौन से, इंडिजिनस बैंकर्स। दस दे हेल्प नॉट ओनली इन फाइनेंसिंग इंटरनल ट्रेड, ये सिर्फ फाइनेंसिंग इंटरनल ट्रेड में हेल्प नहीं करते, बल्कि ये बिजनेस को एक्सपैंड करने में भी हेल्प कर रहे होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे होते हैं, जो कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर रहे होते हैं, ओके, उनके लिए जो लोन्स प्रोवाइड करना है, ये काम होता है डेवलपमेंट बैंक्स का। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर लेना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट वो भी इन वीडियोज़ का बेनिफिट ले सकें। ओके, और उनकी भी प्रिपरेशन ऑब्वियसली अच्छे से हो पाए, तो हेल्प करो उनकी भी शेयर करके, और मेरी भी हेल्प हो जाएगी अगर आप शेयर करते हो तो। और अगर आप ये मेरे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको भी आप ज़रूर से फॉलो करो। टेलीग्राम तो ज़रूर से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ मैं इस पे करवाती हूँ, नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, प्रीवियस क्वेश्चंस MCQs देती हूँ डेली बेसिस पे, ओके, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के, तो आप इनको भी ज़रूर से ज्वाइन करो। और इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे भी अपडेट्स आते रहते हैं, तो उनको भी ज्वाइन करना मत भूलना। और अगर आपको मेरी 100% कवरेज कोर्स लेनी हो कॉमर्स की, जिसमें मैं कंप्लीट सिलेबस करवा रही हूँ डिटेल्ड में, ओके, लाइक अभी हमने 2 यूनिट फिनिश कर लिया है, बैंकिंग हो गया अपना, और बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस ये भी हो गया है, और मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। ओके, तो अगर आप कोर्स में ज्वाइन करते हो तो आपको डिटेल में सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, PDFs, नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट क्लियरिंग क्लास, PYQs, बिल्कुल 2012 से 2020 तक एवरीथिंग, ओके, वो भी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे। तो आप अगर इनरोल करना चाहते हो क्लास में, तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप या कॉल करो, ओके, देन यू कैन डेफिनेटली इनरोल इन माई फुल फ्लेज कोर्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक और कमेंट करना मत भूलना, बताना क्या कैसी लगी क्लास, और शेयर भी ज़रूर करना, और कमेंट में ये भी बताना कि मैं कौन सी नेक्स्ट यूनिट पे लेकर के आऊँ। ओके, नेक्स्ट यूनिट किस पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, ये भी ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, अच्छे से पढ़ो, थैंक यू।